हेलो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रिया का लेक्चर नंबर 4 लेकर हम आ गए। और यहाँ से आगे केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए हर लेक्चर की शुरुआत हम कुछ बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू से करेंगे। ऐसे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, पहले तो आप हमारा जो चैनल है प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला, जिस पर कोटा स्टडी मटेरियल पर बेस्ड बढ़िया बढ़िया लेक्चर वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। फ्रॉम 5th to 12th नीट जेई फाउंडेशन सभी लेक्चर सीरीज धीरे 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 आपको मिल जाएगी। उसे सब्सक्राइब कीजिए और उस पे की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपके फायदे की बहुत सारे लेक्चर वहां पर अवेलेबल है। और एम्स और नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो ये जो एमसीक्यू दिए जाते हैं एम्स के, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए जो डायरेक्टली यहां पर आ गए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये लेक्चर तभी समझेगा जब आप जाकर अच्छे से लेक्चर नंबर 1 देखोगे, लेक्चर नंबर 2 देखोगे, लेक्चर नंबर 3 देखोगे। फिलहाल सिचुएशन लॉकडाउन की है, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो लेक्चर एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करें। सिर्फ क्लिक कर कर 10 मिनट मूवी की तरह देखकर उसको छोड़ न दीजिए। किसी भी एक टीचर के लेक्चर सीरीज आप अच्छे से फॉलो करो और स्टडी कीजिए, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एम्स 2012 का क्वेश्चन है, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन है, ये एम्स 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलो हो गया, अभी मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे बिकॉज इट इज थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कुछ इस तरह की जो रिएक्शन होती है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, धीरे 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 कंटेनर में सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, फिर कुछ देर के बाद सी और डी एक्टिवेट हो जाते हैं और रिवर्स रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ता है। एक सिचुएशन आती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट सेम हो जाता है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि इज नॉट बोल रहा है वहां, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, नो प्रॉब्लम। क्वांटिटीज आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यस, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब कांस्टेंट रहता है। इक्विलिब्रियम अकर ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, 101% करेक्ट, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है तभी इक्विलिब्रियम होगा ना। इरिवर्सिबल ऐसे होती है बच्चों, ए प्लस बी दैट गिव्स सी प्लस डी। इसमें रिवर्स हो सकती है क्या रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता इसमें। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए इस तरह के रिएक्शन होना जरूरी है जो दोनों डायरेक्शन में ऑकर होते हैं। और फाइनली अब बचा क्या होता है, वो ही रॉन्ग होगा। ठीक है ना, तो देख लेंगे, इक्विलिब्रियम ओनली ऑकर्स इन ओपन कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर का ठीक फिर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये तो 100% रॉन्ग है ना बच्चों कि इक्विलिब्रियम ओनली ऑकर इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। व्हाई, बिकॉज ओपन कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। इमेजिन करो कि कुछ इस तरह का ओपन कंटेनर है, इसमें कुछ रिएक्शन हुई तो कुछ कंटेंट बाहर जा सकता है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऑलवेज ऑलवेज, या इक्विलिब्रियम के लिए ऑलवेज कंटेनर कैसा चाहिए, ओपन। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है ना, दिस इज द आंसर, रॉन्ग नहीं है, दिस इज द आंसर। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं बिकॉज बाकी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो आया था आपका बच्चों क्वेश्चन, इसका आंसर आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग योर एम्स, नीट, आईआईटी, जेई, जो कुछ भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो। अभी हम ये सॉल्व करते हैं बच्चों, केपी बाय केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो लास्ट टाइम हमने एक लास्ट लेक्चर में एक डेरिवेशन किया था, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। कुछ याद आ रहा है? बहुत धीरे धीरे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, अदरवाइज 30 सेकंड में एमसीक्यू हो जाएगा। मैंने आपको हिंट बताई थी, पीसी, पीसी ऐसे याद रखो कहा था मैं। ठीक है ना, के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रेशर कांस्टेंट और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, केपी एंड केसी। ठीक है ना, गैस के लिए हम केपी लेते हैं और दोनों का रिलेशन का हमने अच्छा बढ़िया सा डेरिवेशन बनाया, इसको प्रूफ भी किया है हमने। और डेल्टा एनजी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड गैसेस रिएक्टेंट, गैसेस प्रोडक्ट एंड गैसेस रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, केपी बाय केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केपी बाय केसी क्या है, तो केसी को इधर ले लेंगे हम, Kp डिवाइडेड बाय Kc इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RT रेस टू डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, जी फॉर गैसेस, हाँ, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो रिएक्शन कौन सी है,
CO गैस प्लस हाफ O2 गैस दैट गिव्स CO2 गैस। तो डेल्टा NG फाइंड आउट करेंगे हम, डेल्टा NG। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने मोल है 1, स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं या कोएफिशिएंट कहते हैं, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 2 गैसेस है, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, प्लस इसका 1 प्लस इसका 1/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस 1/2, तो ये +1 प्लस -1 कैंसल, तो ये आ गया -1/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा RT रेस टू -1/2। तो ये नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय RT रेस टू 1/2, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/√RT। हम अब ऑप्शन देखते हैं, 1/√RT। तो पहले का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, दिस इज करेक्ट। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बच गया क्या ये। ठीक है, चलो पॉज करके सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व कर लो, हो गया। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया से कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत इजी होता है। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब करते हैं एम्स 2010 का एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्या कहता है एमसीक्यू, देखो बच्चों, फॉर विच रिएक्शन केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। अभी के फॉर्मूले पे डिपेंड है, अब सभी रिएक्शन के लिए हम केपी और केसी डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है केपी इज इक्वल टू केसी डेल्टा एनजी, सॉरी केसी इन ब्रैकेट आरटी, आरटी क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट डेल्टा एनजी। इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन रिवाइज कर लेंगे। आर मतलब गैस कांस्टेंट होता है, इसके दो वैल्यूज होते हैं बच्चों, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पता होना जरूरी है, और 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। वर्क का एक यूनिट जूल होता है और एक यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो बच्चों केपी इज नॉट इक्वल टू केसी बोल रहा, केपी इज नॉट इक्वल टू केसी कौन से रिएक्शन के लिए, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी तब ये इक्वल नहीं होंगे। और कब इक्वल होंगे वो, जब डेल्टा एनजी कितना होगा, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो वो इक्वल होंगे। चलो सबके लिए चेक करते हैं फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के लिए डेल्टा एनजी देखो बच्चों, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो इसका कितना है 2, प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस सॉलिड नहीं लेते बच्चों, बी केयरफुल, सॉलिड के स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट नहीं लेते। स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसे स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और हमने पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। ये 2 इसके कितने हैं 1, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू 1। तो पहला ही ऑप्शन राइट आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। अब बाकी के लिए चेक करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने, 1 + 1 2, ये गैस है, ये भी गैस है बच्चों, जी जी गैस है। 1 + 1 कितने 2, माइनस ये कितने हैं 2, 2 - 2 कितना 0। तो अब बी के लिए देखो बच्चों, Kp इज इक्वल टू Kc इन ब्रैकेट RT रेस टू 0, किसी भी डिजिट का 0th पावर कितना होता है 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया, Kp इज इक्वल टू Kc, मतलब इसके लिए Kp इज इक्वल टू Kc है। हमसे पूछा है नॉट इक्वल किसके लिए है, ठीक है ना। तो पहला हम सारा आंसर तो आ गया, बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसका ये गैसेस है, ये गैसेस है, 1 + 1 2 2 माइनस 1 + 1 2, इसका नंबर ऑफ मोल 1 1, 2 - 2 कितना आ गया 0। तो इसका भी Kp इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Kc। तो लास्ट वन इधर देख लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस इसके कितने 1 + 1 2, 2 - 2 कितने 0। तो इसका भी क्या आ गया, Kp इज इक्वल टू Kc। सो विच इज द आंसर, फर्स्ट वन इज योर आंसर, 101% करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, फर्स्ट। ओके, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रह गया है, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसे पॉइंट हमें करने हैं। तो वो पॉइंट पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इस पे बहुत ही एमसीक्यू बनते हैं, बहुत बार इस पे एमसीक्यू आ चुके हैं एम्स नीट एग्जाम में। और नेक्स्ट लेक्चर की जब हम शुरुआत करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करेंगे हम जो इस टॉपिक पर है, और कुछ एक 101% वो एग्जाम में आ चुके हैं। हर लेक्चर की शुरुआत अब ऐसे ही होगी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ले लो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग equilibrium constant। number 1 modes of
mode of representation of reaction, mode of representation of reaction, सिंपल। रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है इस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो इसमें दो तीन केसेस है, सिंपल सिंपल से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। नंबर ए देख लो, सपोज एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, या चलो ये बहुत इजी हो जाएगा, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो अगर रिएक्शन हमने ऐसे लिखी सी प्लस डी रिवर्सिबल ए प्लस बी, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, क्या होगा? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू 1 बाय के। इसका क्या होता है 1 बाय के, k1 इज इक्वल टू 1 बाय के। अगर रिएक्शन को आप रिवर्स कर दोगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ दूं? चलो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देख लो, ये बहुत काम आएगा, इस पे बहुत से एमसीक्यू बनते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो बच्चों, ये रिएक्शन का के की वैल्यू लिखो, k इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसका। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है। एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसका लिखो, इसका क्या कंसीडर किया हमने K1, तो K1 कितना आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, या फिर आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, K इंटू K1, K इंटू K1, K1 क्या हो जाएगा, C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B इंटू ये क्या हो गया, A इंटू B डिवाइडेड बाय C इंटू D। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो K इंटू K1 इज इक्वल टू 1, तो K1 बरोबर क्या हो गया, 1 बाय K। तो आपको याद कैसे रखना है लॉजिकली, कि अगर आपने रिएक्शन रिवर्स कर दी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट क्या होगा, 1 बाय K हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 बाय K। पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ठीक है, हर एक का हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से सारी चीजें रियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो मोड्स ऑफ रिएक्शन अगर आप रिवर्स कर लोगे तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। चलो ठीक है, सपोज क्या है, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, रिवर्सिबल 2HI। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे कहा गया है 49 है, 49 है, आपसे पूछा 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो अब आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए, रिएक्शन अगर रिवर्स हुई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलो अभी हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा मोड, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट उसमें ए लिखा था हमने हेडिंग, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से गौर करो इस पे, फिर बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे। तो इमेजिन करो, सिंपल लेते हैं हम, क्या है, x रिवर्सिबल y, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ओके, और A रिवर्सिबल B, इसका इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट है K2। आपसे पूछा है x प्लस A रिवर्सिबल y प्लस B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो उसका आंसर है बच्चों, ये होगा K1 इंटू K2। रिएक्शन का एडिशन करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला रूल क्या था, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरा क्या है, एडिशन करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब प्रूफ चाहिए, चलो देखेंगे, प्रूफ देखेंगे इसका। तो प्रूफ देखो, हाँ प्रूफ, ये इक्वेशन से सिंपली बताओ, K1 क्या है बच्चों, K1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद आ रहा है ना लास्ट लेक्चर, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन।
या फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टोचियोमेट्रिक के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। ये होगा K1, तो K2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अभी इसका लिख लो K क्या होगा बच्चों, K इज इक्वल टू, अभी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, Y और B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इस रिएक्शन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जस्ट सेपरेट कर लेता हूं मैं, ऐसा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन इसके जगह क्या रख सकते हैं हम, K1, तो K इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रखेंगे बच्चों, इसके जगह रखेंगे K1 इंटू, इसके जगह क्या रखेंगे K2, क्या रखेंगे K2। तो आ गया, पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, हो गया। इसमें ही एक आपके लिए, अगर आप इसका सब्सट्रैक्शन करोगे, सपोज आप इसका सब्सट्रैक्शन करते यहां पर सब्सट्रैक्शन करते, तो इसका डिवीजन हो जाता, K इज इक्वल टू K1 बाय K2 हो जाता। अगर आप सब्सट्रैक्शन करते, ये आपके लिए होमवर्क है, सब्सट्रैक्शन करोगे, सेम रूल आप फॉलो करो, सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, उसकी एक्चुअली हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करोगे तो डिवीजन हो जाएगा, उसकी एक्चुअली जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वन हम देखते हैं। पहले इसमें क्या किया हमने, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखो, इमेजिन करो, क्या है, SO2 एक रिएक्शन है, SO2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल SO3, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K1, ठीक है। और सेम रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो बच्चों, NO2 प्लस NO2 रिवर्सिबल NO प्लस हाफ O2, ये सभी गैस है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, ये है 2, ये है 3। आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, किसका, यहाँ पर जगह दो छोड़ देता हूं मैं, आंसर बताने के लिए इजी होगा हमें। SO2 प्लस NO2 रिवर्सिबल, सारे गैस है बच्चों, SO2 प्लस NO2, क्वेश्चन है ये SO3 प्लस NO, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पॉज करके नोट करो, ठीक है। चलो अभी देख लेंगे हम, देख लो बच्चों, SO2 इधर है, NO2 भी इधर है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो होगा क्या, ये लेफ्ट साइड का हाफ O2 और राइट साइड का हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा, और सीधा सीधा एडिशन होगा, SO2 प्लस NO2 रिवर्सिबल का रिवर्सिबल, नॉर्मल इक्वेशन की तरह, SO3 प्लस NO, ठीक है, सीधा एडिशन होगा। तो जब एडिशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3, इसका क्या आ जाएगा 6, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा 6। पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई हमारी। पहले में हमने क्या किया था, रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स किया था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो गया। दूसरे में हमने एडिशन किया तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, ओके, क्या होगा देखेंगे हम। नंबर C, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। अब क्या करेंगे, n में भी सिंपल कर लेंगे हम थोड़ा सा, n में भी 1, 2 या 1/2 या 3/2 कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो सपोज A दैट गिव्स B, ये रिएक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया K, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, 2A दैट गिव्स 2B, ठीक है। तो हमें K1 पता करना है, किसके फॉर्म में, K के फॉर्म में। तो पहले हम K लिखेंगे, K, तो K क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 1, आपको पहले लेक्चर देखना जरूरी है, इसका स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 1, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे K1, तो K1 क्या होगा बच्चों, K1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब B, उसका स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, इसका कितना था 1, इसलिए वो पावर में आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2A मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 2,
अब इसको कैसा लिख सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 2। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, के। तो क्या होगा के स्क्वायर। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर में चला जाएगा, उसके पावर में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता, 3 से, तो यहां पर 3 होता, यहां पर 3 होता, यहां पर 3 होता। आप रिपीट करो बच्चों प्लीज, यहां पर 3 होता, यहां पर 3 होता, और यहां पर क्या आ जाता, 3 आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, समझ रहे आपको? आप फिर से करो, आप वेरीफाई करो। इमेजिन करो आप n से मल्टीप्लाई करते, n से मल्टीप्लाई करते, आप n से मल्टीप्लाई करते, तो यहां पर n होता। आप रिवाइज करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। यहां पर n होता, यहां पर n होता, और यहां पर n होता। ठीक है, तो k टू दी पावर क्या हो जाता, n होता। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अभी सपोज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब यहां पर दिमाग लगाओ, डिवाइड बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/2। डिवाइड बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो क्या आ जाएगा, रेस टू 1/2, रेस टू 1/2, रेस टू 1/2, और रेस टू 1/2 मतलब क्या, रूट के, रूट के। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, करके देखो आप, आराम से हो जाएगा, वही होगा ना, रेस टू 1/2, ये रेस टू, ये 1/2, थोड़ा सा वेरीफाई देख लो आप अच्छे से, 1/2 आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 3 करते, तो यहां पे क्या आता, 1/3, 1/3। तो डिवाइड बाय 3 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/3, मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो यहां पर कितना आता, 1/3, 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 यहां पर क्या हो जाता, क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे। तो डिवाइड बाय n इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/n, मल्टीप्लाइड बाय 1/n, मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो क्या हो जाता बच्चों, यहां पर nth रूट हो जाता उसका, ये रेस टू 1/n। तो यहां पर nth रूट हो जाता, यहां पर क्या हो जाता, n हो जाता, यहां पर n हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पॉज करके नोट करो और खुद से वेरीफाई करो, खुद से वेरीफाई करो, ये जरूरी है। हो गया, चलो ठीक है। 4 ही स्टेप, चारों के चारों स्टेप मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल, और बहुत बार एम्स और नीट में इसके एमसीक्यू आ चुके हैं। ठीक है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिपेंड एम्स और नीट की एमसीक्यू देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या था, नंबर ए क्या था, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन अगर रिवर्स हो गई आपकी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। बाद का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुरू होके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सेकंड वर्ड, इफ रिएक्शंस आर एडेड, इफ रिएक्शंस आर एडेड, के आर मल्टीप्लाइड। समझ रहा है आपको, अगर हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ओके, सी if reaction is multiplied by n, then k becomes k to the power n, या k1 कहेंगे, k का क्या हो जाएगा, k to the power n। रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करेंगे और उस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k होता, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय n द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम k to the power n। एंड if reaction is divided by n, डिवाइडेड बाय n, एक चीज याद रखो, डिवाइडेड बाय n इज इक्विवेलेंट टू, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो इसके लिए सेपरेट रूल की जरूरत है क्या, नहीं। डिवाइड बाय n इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइड बाय 1/n, तो इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/n। ओके, और अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, ज्यादा बर्डन बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो इन चारों पर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं। पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा कंडीशन है, वो भी देख लेंगे अच्छे से।
तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है बच्चों, देख लो अच्छे से, एक एमसीक्यू है सिंपल, चलो बड़ा है थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस गिवन बिलो। क्या कहता है, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, इसका जो कांस्टेंट है वो है K1। दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिवर्सिबल 2NO, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल, H2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल, H2O, इसका कांस्टेंट है K3। ये तीनों रिएक्शन आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। फाइंड इक्विलिब्रियम constant of following reaction in terms of K1, K2 and K3। नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों के टर्म में फाइंड आउट करना है, बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बच्चों, 2NH3 प्लस 5/2O2 रिवर्सिबल 2NO प्लस 3H2O। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है K1, K2, K3। सेकंड ऑप्शन है K1, K2 डिवाइडेड बाय K3। थर्ड ऑप्शन है K1, K3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2। और फोर्थ ऑप्शन है इसका K2, K3 स्क्वायर, K2, K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1। पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, पॉज करके जल्दी से खुद से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। हो गया, चलो ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इस तीन रिएक्शन से, इस तीन स्टेप की रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी है, ये रिएक्शन हमें बनानी है। सिंपल, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा। पहले देखो, हमें जो रिएक्शन चाहिए उसमें 2NH3 है पहला रिएक्टेंट, तो पहले 2NH3 अरेंज करना पड़ेगा। तो इधर किधर 2NH3 है क्या बच्चों, किधर भी नहीं, तो कहां पर है, यहां पर है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2NH3 रिवर्सिबल, ये इधर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2। तो अगर इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/K1। फिनिश। चलो अभी 2NH3 अरेंज हो गए, अभी क्या चाहिए हमें, 5/2O2, ठीक है चलो। और हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 2NO, तो 2NO प्रोडक्ट में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन H2O कितने चाहिए बच्चों, देखो H2O चाहिए हमें 3, H2O कितने चाहिए 3, लेकिन राइट साइड में H2O कितने मिल रहे हैं, सिर्फ एक मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि वैसा लिख देते, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO। ऐसा कैसे लिख रहे हैं सर आप, बिकॉज हमें यहाँ 2NO चाहिए ना, 2NO, तो 2NO का अरेंजमेंट यहां से हो जाएगा। लेकिन हमें और क्या चाहिए, 3H2O, लेकिन यहां पर क्या है, H2O। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस 3/2O2 रिवर्सिबल, ये क्या हो जाएगा, 3H2O। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट इस पर क्या होगा, अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका nth पावर हो जाएगा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका थर्ड पावर हो जाएगा, K3 का थर्ड पावर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय सर्टेन नंबर n इज इक्विवेलेंट टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे चेंज दिखता है, उसका nth पावर हो जाता है। और K2 को हम जैसे कि वैसे लिख देते हैं, वैसे रहेगा। अब क्या करो, इसको ऐड कर लो, इसको क्या कर लो, आप ऐड कर लो। इसको ऐड करने पर क्या होगा बच्चों, देखो ये जैसे कि वैसे आ जाएगा 2NH3, सिंपल 2NH3 प्लस, ठीक है। अभी देखो, हाँ ये 3H2, ये राइट साइड का 3H2 कैंसिल हो जाएगा, ये N2 और ये N2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। अभी देखो 3/2, नॉर्मल हम जैसे इक्वेशन ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। 3/2O2 प्लस O2, ये क्या हो जाएगा, 5/2O2 रिवर्सिबल का रिवर्सिबल। अब यहां पर बचा क्या बच्चों, 2NO प्लस 3H2O। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो मिल गया, चेक कर लेते, 2NH3 5/2O2 2NO प्लस 3H2O। अब ये जो इक्वेशन मिला,
ये तीनों इक्वेशन हमने ऐड किए, ऐड करने पर ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1। तो चेक कर लो कौन सा मैच हो रहा है, K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1 आया था बच्चों आपका। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा, नहीं भी समझा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में इस पे के 10 से 11 न्यूमेरिकल जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं वो हमें कवर करने, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा और लास्ट फैक्टर देखेंगे जिसपे ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं बनते। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, एक बार मैं लेक्चर का टाइम देख लेता हूं बच्चों। ठीक है, टाइम है अभी 10 मिनट है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक चीज याद रखो बच्चों, होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम रिएक्शन का रेट पता कर सकते हैं और क्या पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट किस तरह से डिपेंड करता है, ये रिएक्शन का नेचर बताएगा आपको। डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या टेम्परेचर घट गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, डायरेक्टली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, तो एक चीज याद रखो आप, लेटस सपोज क्या करेंगे हम, लेट क्या है आपका, T1 टेम्परेचर पे, हमेशा टेम्परेचर केल्विन में मेजर करने का, T1 टेम्परेचर है आपका, तो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है आपका, K1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। अगर आपका टेम्परेचर T2 हो गया, टेम्परेचर सपोज हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर ना, T2 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K2। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेटस सपोज हम क्या सपोज कर रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है ना, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K2। अब एक इक्वेशन होता है बच्चों, उसे कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ एक साइंटिस्ट है, उसे कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। अब वांट ऑफ इक्वेशन का प्रूफ आपको इस चैप्टर में नहीं है। वांट ऑफ इक्वेशन, यहां पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, इसका इक्वेशन आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे डायरेक्ट है। तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों, log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1, यहां तो डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1 डेल्टा H0 मींस चेंज इन एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स वाली, डिवाइडेड बाय 2.303 R, ये हमारा ये आ रहा है 8.314 और 0.082 वाला जूल पर केल्विन पर मोल, या आइडियल गैस वाला PV इज इक्वल टू nRT। ओके, log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1 डेल्टा H0 2.303 R, log ऑफ फिर से बेस 10, log ऑफ बेस 10 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। इसे पॉज करके नोट कर लो, अभी समझा दूंगा कंडीशन। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर आपको लॉग नहीं है, आई एम रियली सॉरी, यहां पर लॉग नहीं है। वांट ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट याद करने की चीज है बच्चों ये, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। तो लॉग सिर्फ यहां पर है, याद रखो आप, लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10 हो गया, हो गया। ठीक है, चलो अभी एक चीज याद रखो, इसमें एक चीज क्लियर कर लो। क्या क्लियर कर लो कि T2 इज ग्रेटर देन T1 ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये जो टर्म है बच्चों T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, T1 T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम एक एक केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, या पहले एंडोथर्मिक ले लेते। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन डिसाइड करता है, डेल्टा एच। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H0 क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब होगा क्या बच्चों, देखो log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1, K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय, ये पॉजिटिव है बच्चों 2.303। R की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, R की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। तो log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1 किस तरह है, सब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो log ऑफ बेस 10 K2 बाय K1 अगर पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव अगर है, तो क्या होगा बच्चों, देख लो log ऑफ बेस 10
K2 बाय K1 ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब आएगा बच्चों, किसी लॉग का टर्म पॉजिटिव कब आता है, या फिर ये किसी लॉग का टर्म पॉजिटिव, अभी इसे क्या करते हैं हम, देख लो सारी चीजें का प्रूफ दे दूंगा मैं। ये रेशियो है ना, रेशियो, इससे ये कैसे सॉल्व होता है, लॉग ऑफ बेस 10 K2 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 K1। ओके, डिवीजन में क्या होता है सब्सट्रैक्शन, डिवीजन में क्या होता है सब्सट्रैक्शन। ये क्या हो गया पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है मींस ये क्या होगा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये पॉजिटिव क्या इंप्लाई कर रहा है कि log ऑफ बेस 10, कहां लिखूं, log ऑफ बेस 10 K2 इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस 10 K1। ठीक है, तो ये log सपोज हम कैंसिल कर लेते हैं, तो K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1। ठीक है, पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो फिर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका K भी बढ़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका K भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, एक्सो में इसके रिवर्स प्रूव करेंगे हम। हो गया, चलो ठीक है। अब एक्सो में क्या होता है, देखो बच्चों एक्सो में क्या होता है, सेम सिचुएशन, सेम सारी चीजें सब सेम, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, इन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कौन सा, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच क्या होगा आपका निगेटिव। कौन डिसाइड करता है, चेंज इन एंथैल्पी, निगेटिव होगा, तो डेल्टा एच निगेटिव होगा तो यहां पर निगेटिव हो जाएगा, यहां पर निगेटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव। तो क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ बेस 10, ये रेशियो है ना, सब्सट्रैक्शन होगा K2 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 K1, ये क्या होगा निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये बच्चों कम है और ये ज्यादा है, तभी तो ये निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ बेस 10 K2 इज लेस देन लॉग ऑफ बेस 10 K1। दिख रहा है आपको ये, बढ़िया। ओके, तो ये ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, लॉग कैंसिल करेंगे, तो K2 इज लेस देन K1 बच्चों, K2 इज लेस देन K1। तो एंडोथर्मिक में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट कम हो रहा है, K2 कम है ना, K2 कम है। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, सिंपल सी चीज है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट कम हो रहा है, और इन एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। क्लियर होगा, फिर से रिवाइज कर लेता हूं मैं। ठीक है, पहले आप पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, देखो इन एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट कम, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और सपोज क्या होगा कि सपोज आपका डेल्टा एच 0 होगा, तब क्या होगा, डेल्टा एच अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी। ओके, स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे, केस 3 सपोज, केस 3 क्या, सपोज डेल्टा एच 0 है, हो सकता है ना, डेल्टा एच 0 स्पेशल केस, बुक में नहीं है, डेल्टा एच क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ बेस 10 K2 बाय K1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है बच्चों आपको पता है, लॉग ऑफ बेस 10 1 का लॉग कितना होता है 0, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, तो K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1, तो K2 इज इक्वल टू K1 आ जाएगा, K2 इज इक्वल टू K1। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझ गए। अगर डेल्टा एच 0 होगा, एमसीक्यू आ सकता है, अगर डेल्टा एच 0 हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा बढ़िया सा लेक्चर बन गया, अच्छे से इसको पॉज करके बार बार देखिए, अच्छे से सीखे। अभी इसके 2-3 लेक्चर बन जाएंगे, अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया से एम्स के, नीट के एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर लेंगे, और जल्द ही ये लेक्चर खत्म, ये सीरीज खत्म करने के बाद हमें स्टार्ट करना है आयोनिक इक्विलिब्रिया। और जिसका बेस कच्चा है बच्चों, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 10th के भी हम आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के लेक्चर बना रहे हैं। आज ही हमने एसिड बेस और साल्ट्स का बढ़िया सा एक लेक्चर अपलोड किया है। सारे लेक्चर सीरीज देखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।